एयर इंडिया एक्सप्रेस का यह विमान कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे 10 के पास आ रहा है। इसमें वे लोग हैं जो कोविड लॉकडाउन के कारण दुबई में फंसने के बाद भारत लौट रहे हैं। लेकिन यह कोई सुखद अंत नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट में यह विमान जा रहा है रनवे के अंत में दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए। विमान रनवे पर उतरने वाला है। पायलट ब्रेक लगाएगा, लेकिन वह विमान को रोक नहीं पाएगा। प्लेन रनवे से आगे निकल जाएगा और नीचे गिर जाएगा और 3 पार्ट्स में टूट जाएगा। आइए जानें, यह एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 की कहानी है। The deadly plane crash in India. Authorities say at least 17 people were killed. कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। Air India Express plane carrying 190 people splitting into 2 pieces. हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई। और बारिश के बीच रनवे पर उतरने के चलते यह हादसा हुआ। कोरोना के समय दुनिया भर के लोग अन्य देशों में फंस गए थे और अचानक हुए लॉकडाउन के कारण घर लौटने में असमर्थ थे। साउथ इंडियन राज्य केरल के लोग, जहां कोझिकोड एयरपोर्ट स्थित है, उनके लिए मिडिल ईस्ट एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। विमान के माध्यम से देश के बाहर फंसे हुए भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए भारत सरकार ने रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स आयोजित की और ऐसी ही एक उड़ान थी एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344। इस उड़ान के लिए इस्तेमाल किया गया विमान 14 साल पुराना बोइंग 737 था, जिसने 2006 में पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए उड़ान भरी थी। पिछले कुछ वर्षों में विमान अच्छी स्थिति में था, कोई बड़ी समस्या दर्ज नहीं की गई थी। 7 अगस्त की सुबह कोझिकोड से यह प्लेन फ्लाइट क्रूज के साथ 449 UTC पर दुबई के लिए फ्लाई किया। इस प्लेन के पायलट 59 वर्षीय दीपक साथे और फर्स्ट ऑफिसर 30 वर्षीय अखिलेश कुमार थे। एक छोटी फ्लाइट के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 811 UTC पर लैंडिंग हुई। 1.5 घंटे बाद लगभग 930 UTC पर डिपार्ट करने वाली थी। इस प्लेन के कैप्टन इस घटना में एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। 59 ईयर ओल्ड दीपक साथे एक एक्स इंडियन मिलिट्री पायलट थे और वह एयर इंडिया और फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए सन 2000 से काम कर रहे थे। उनके पास लगभग 11,000 घंटे की फ्लाइट का अनुभव था। उनके हेल्थ स्टेटस की बात की जाए तो उन्हें डायबिटीज था, जिसके लिए वह कंपनी द्वारा अप्रूव्ड एलोपैथिक मेडिसिन लेते थे। लेकिन किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि वे अपने डायबिटीज के लिए एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह थी, दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से शुगर का लेवल इंक्रीज हो सकता है और इसके साथ साथ सिचुएशनल अवेयरनेस में भी कमी आ सकती है। कप्तान के ट्रेनिंग रिकॉर्ड में वर्ष 2009 और 2014 के बीच ट्रेनर्स और सुपरवाइजर्स द्वारा उनकी फ्लाइट एक्सपीरियंस के बारे में कम से कम 9 बैड फीडबैक्स दी गई थी, जैसे कि वह असंतोषजनक तनाव में होने पर एकाग्रता खो देते हैं। कैप्टन का होम बेस मुंबई था और उन्हें कोझिकोड में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें 7 तारीख को एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन को लेकर दुबई जाना था और उन्हें 8 तारीख को स्टैंड बाय ड्यूटी पर रहना था। और फिर 9 तारीख को दुबई की एक और फ्लाइट थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पॉलिसीज के हिसाब से फर्स्ट ऑफिसर को जहां उनकी आवश्यकता होती है, उनको उस एयरपोर्ट पर तैनात किया जाता है। लेकिन प्लेन के कैप्टन अपना होम बेस खुद चयन कर सकते हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट पे 26 फर्स्ट ऑफिसर्स थे, लेकिन वहां पर केवल एक कैप्टन मौजूद थे, क्योंकि रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स की संख्या में अचानक इंक्रीज के कारण कोझिकोड में पर्याप्त कैप्टन नहीं थे और इसलिए इस फ्लाइट के लिए कैप्टन को मुंबई से स्थानांतरित किया गया। कैप्टन की कमी होने के कारण कंपनी ने कैप्टन दीपक सेठ के शेड्यूल में एक और अतिरिक्त फ्लाइट ट्रिप ऐड कर दिया था। अब उन्हें नए शेड्यूल के हिसाब से उन्हें दुबई से लौटने के बाद सुबह 8:30 पर दोहा के लिए उड़ान भरने के लिए कहा गया था। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से पायलटों के लिए 2 ट्रिप्स के बीच मिनिमम 12 घंटे रेस्ट के लिए गैप होना चाहिए। 7 अगस्त को दुबई की उड़ान शाम 7 बजे लौटने वाली थी और उसके अगले दिन यानी कि 8 अगस्त को दोहा के लिए फ्लाइट थी। इस फ्लाइट का समय पहले सुबह 8:30 था। बाद में इसका टाइम सुबह के 10 बजे कर दिया गया ताकि कैप्टन को 12 घंटे का अंतराल मिल सके। लेकिन इसका मतलब यह था
कि अगर प्लेन दुबई से टाइम पे नहीं आया तो दोहा जाने वाली फ्लाइट को डिले करना होगा। 184 यात्री के साथ प्लेन 1000 यूटीसी पे दुबई से प्रस्थान किया। कोझिकोड भारतीय पेनिसुलर यानी कि प्रायद्वीप में स्थित है। इसके ईस्ट में वेस्टर्न घाट्स और वेस्ट में अरब सागर से निकटता के कारण कोझिकोड में काफी मात्रा में वर्षा होती है। यह भारत के सबसे अधिक बारिश वाले शहरों में से एक है। घटना के दिन शहर बारिश से त्रस्त था। कोझिकोड में भारी बारिश होने के कारण वे ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पे लैंड करने का सोचते हैं, जो कि कोची एयरपोर्ट है, क्योंकि ये दोनों शहर वेस्टर्न घाट के सेम साइड पे मौजूद है, जिसके कारण दोनों ही शहर में मौसम एक जैसा था। कोची में भी कोझिकोड के समान ही बारिश हो रही थी और दुबई से निकलने के 3 घंटे बाद जब प्लेन कोझिकोड हवाई अड्डे से 50 नॉटिकल मिल्स की दूरी पर थी, तब पायलटों ने एटीसी से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि कोझिकोड में विजिबिलिटी 1500 मीटर की हाइट तक है और कोझिकोड में तेज आंधी के साथ साथ थंडरस्टॉर्म भी है। कोझिकोड एयरपोर्ट भी कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस एयरपोर्ट को टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। इसको एक फ्लैट टेबल टॉप बनाने के लिए इसका निर्माण एक पहाड़ की चोटी को काटकर किया गया था। इसके रनवे के दोनों सिरों पर और किनारों पर खड़ी ढलानें हैं। रनवे 10 के अंत में 110 फीट ढलान है। यहाँ एक एयर बस के रनवे पर उतरने का वीडियो है और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह रनवे कितनी ऊंचाई पे मौजूद है और इसके किनारे कितने स्टीप हैं। यह हवाई अड्डा सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रत्येक रनवे पर एक रनवे एंड सेफ्टी एरिया होता है, जिसे रेसा कहा जाता है। रेसा को हवाई जहाज को रनवे से आगे निकलने से रोकने के लिए विशेष सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। रेसा का स्टैंडर्ड डायमेंशन 90 बाय 90 मीटर का होता है, पर एयरपोर्ट पर जमीन की कमी होने के कारण यहाँ रेसा की चौड़ाई मात्र 71 मीटर से लेकर 85 मीटर के बीच है और इसके रनवे का विड्थ भी मात्र 75 मीटर रखने की मंजूरी दी गई थी, जबकि एक रनवे के लिए स्टैंडर्ड विड्थ 140 मीटर होता है। एयरपोर्ट पर रनवे लाइटिंग भी स्टैंडर्ड नहीं था और इसके साथ साथ रनवे की अप्रोच लाइटें, जिनका उपयोग पायलट रनवे को देखने और पता लगाने के लिए करते थे, उन्हें भी 150 मीटर की अनुमति दी गई थी, जबकि अप्रोच लाइट की स्टैंडर्ड लंबाई 900 मीटर होता है। इन्हीं सब वजहों से इस एयरपोर्ट को क्रिटिकल एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि केवल कप्तान को इस एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालित करने की अनुमति है, जबकि को पायलट केवल मॉनिटर कर सकते हैं। उस दिन कोझिकोड एयरपोर्ट 2 चेतावनियों के अधीन था, एक बारिश के लिए और दूसरा तेज हवाओं के लिए। इस समय विमान हल्की बारिश में फ्लाई कर रहा था। विमान को 1344 यूटीसी पर रनवे 28 के लिए ILS अप्रोच के लिए मंजूरी दे दी गई। ATC ने क्रूज को सूचित किया कि रनवे की विजिबिलिटी 2000 मीटर थी और हल्की बारिश हुई थी, जिसके कारण रनवे की सतह गीली थी। कप्तान विजिबिलिटी के बारे में चिंतित थे और फर्स्ट ऑफिसर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विंडशील्ड वाइपर काम कर रहा है या नहीं। और 1 मिनट बाद कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों ने वाइपर को स्टार्ट किया, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण उन्हें आगे कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ही कैप्टन का विंडशील्ड वाइपर ने काम करना बंद कर दिया। वाइपर के रुकने के कारण कैप्टन को अब रनवे सही से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने लैंड करने के बजाय चारों ओर जाने का फैसला किया। उन्होंने टोगा स्विच दबाया और अधिकतम पावर लगाई और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। फिर ATC द्वारा विमान को 10,000 फीट तक चढ़ने की मंजूरी दे दी गई। यहाँ पर इस दुर्घटना को टालने का एक अवसर था, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया। एयर इंडिया के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से यदि बारिश के दौरान विंडशील्ड वाइपर काम नहीं कर रहा है तो विमान को ऐसे एयरपोर्ट पर ले जाना होगा जहां बारिश नहीं हो रही हो। याद रखें कि कोझिकोड एक बहुत ही क्रिटिकल एयरपोर्ट है, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर केवल मॉनिटर कर सकते हैं। उनके पास विमान को उतारने के लिए अनुमति नहीं है, भले ही फर्स्ट ऑफिसर के पास पूरी तरह से काम करने वाला वाइपर हो। कोची एयरपोर्ट, जो उनका द्वारा ऑल्टरनेट एयरपोर्ट के तौर पे चुना हुआ था, वह भी भारी बारिश की चपेट में था। निकटतम एयरपोर्ट जहां मौसम साफ था वह कोयम्बतूर था। उनके पास कोयम्बतूर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त फ्यूल था, लेकिन कैप्टन और ना ही फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन को कोयम्बतूर में लैंड करने का सोचा, जो कि सबसे ह्यूज मिस्टेक था। जब यह सब हो रहा था तब एक एयर इंडिया एयरबस A320 कॉल साइन एयर इंडिया 425 के साथ दिल्ली के लिए कोझिकोड से फ्लाइट भरने की तैयारी कर रहा है। करंट एक्टिव रनवे है रनवे नंबर 28।
लेकिन एयर इंडिया 425 के पायलट ने ATC से रनवे 10 से फ्लाई भरने की अनुमति मांगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रनवे 28 की दिशा में सक्रिय बारिश के बादल थे और एयर इंडिया का विमान इससे बचना चाहता था। ATC ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और तुरंत एक्टिव रनवे को रनवे 28 से 10 पर स्विच कर दिया और एयर इंडिया 425 को टैक्सी क्लियरेंस के लिए मंजूरी दे दी। दूसरी ओर याद रखें कि कैप्टन पर यह सुनिश्चित करने का दबाव है कि अगले दिन उनकी फ्लाइट में देरी न हो। उन्हें इस विमान को समय पर लैंड करने की आवश्यकता है। जब उन्होंने दुबई से फ्लाइट भरी तो वह पहले ही आधे घंटे देर से था और उन्हें अब मौसम साफ न होने के कारण चारों ओर जाने के वजह से और अतिरिक्त समय बीत रहा है। 1400 UTC पर एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 को रनवे 10 के पास जाने की मंजूरी दे दी गई। 1 मिनट बाद दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे 10 से रवाना हुई और इस समय तक हवा की गति दोगुनी हो गई थी और अब हवा और तेज गति से चल रही थी। कुछ समय बाद वाइपर चालू किया गया, लेकिन यह बहुत धीमी गति से काम कर रहा था। ATC ने उन्हें 2000 मीटर की विजिबिलिटी के साथ रनवे 10 पर उतरने की मंजूरी दे दी। लैंडिंग के दौरान विमान को ग्लाइड स्लोप का पालन करने की आवश्यकता होती है। ग्लाइड स्लोप रनवे के अंत से एक काल्पनिक रेखा होता है। फर्स्ट ऑफिसर ने जमीन से 500 फीट ऊपर ही ऑटो पायलट मोड को हटा दिया और अब प्लेन 1500 फीट प्रति मिनट यानी कि दोगुनी स्पीड से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को चेतावनी दिया कि प्लेन काफी तेजी से नीचे जा रहा है। वे अब रनवे से मात्र 0.5 नॉटिकल मील दूर थे। हवाई जहाज ग्लाइड स्लोप से काफी नीचे था और जमीन के बहुत करीब था, जिसके कारण ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम उन्हें करके चेतावनी दिया। प्लेन अब बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। कैप्टन ने प्लेन की स्पीड को सही से कम नहीं किया था, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ने उन्हें फिर से चेतावनी दी कि प्लेन की स्पीड बहुत तेज है। इस प्लेन का फर्स्ट ऑफिसर या जिसे को पायलट भी कहा जाता है, उनके पास लगभग 2000 हॉर्स की फ्लाइट का अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर घटना से केवल 2 साल पहले ही एयर इंडिया एक्सप्रेस में शामिल हुए थे। इस फ्लाइट के पहले उन्होंने कभी भी कैप्टन दीपक साठे के साथ काम नहीं किया था। प्लेन के कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर के मुकाबले लगभग 2 गुनी उम्र के थे। कैप्टन दीपक साठे एयर इंडिया कंपनी के भीतर ट्रेनर भी थे, जबकि को पायलट को केवल 2 साल का अनुभव था। कुछ समय बाद कैप्टन ने डिसेंट रेट को सही किया, जिसके कारण विमान कुछ समय के लिए ग्लाइड स्लोप से थोड़ा ऊपर चला गया। विमान 92 फीट की हाइट पर रनवे 10 की दहलीज को पार किया। इंजन का थ्रस्ट 61% था। प्लेन में मौजूद थ्रॉटल सिस्टम विमान को उतारने के लिए थ्रस्ट कम करने का कमांड दे रहा था, लेकिन कैप्टन ने इंजन का थ्रस्ट कम करने के बजाय उसे 83% तक कर दिया, जिसके कारण विमान नीचे नहीं उतरा और अगले 5 सेकंड तक रनवे के ऊपर फ्लोट करता रहा। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को अटेंशन करने की कोशिश की। इस समय पर विमान रनवे की शुरुआत से 2500 फीट दूर था और टचडाउन जोन 500 फीट की दूरी के बाद समाप्त हो जाएगा। टचडाउन जोन रनवे पर एक मार्केड एरिया होता है, जिसके अंदर ही प्लेन को लैंड करना होता है, लेकिन प्लेन टचडाउन जोन से आगे निकल गया था और काफ़ी तेज़ी से रनवे की अंत की ओर जा रहा था। याद रखें कि यह विमान गीले रनवे पर और टेलविंड के साथ उतर रहा है। यह भी याद रखें कि इन पायलटों ने अप्रोच के दौरान अपनी एक्चुअल लैंडिंग दूरी को कैलकुलेट नहीं किया था, जो कि काफी ह्यूज मिस्टेक था। 2 सेकंड बाद कैप्टन ने पहियों को जमीन को छूने की कोशिश करने के लिए थ्रस्ट को कम कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि विमान पहले ही टचडाउन जोन को पार कर गया था। गो अराउंड करने के लिए कहा। जब दोनों में से किसी एक पायलट द्वारा गो अराउंड का फैसला किया जाता है तो गो अराउंड करना पड़ता है, और यदि प्लेन 2 गो अराउंड के बाद भी लैंड नहीं कर पाता है तब पायलटों को वैकल्पिक हवाई अड्डे की ओर जाना पड़ता है और वे तीसरी लैंडिंग के लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कैप्टन पर लैंडिंग में देरी न करने का दबाव है ताकि अगले दिन की उनकी फ्लाइट समय पर उड़ान भर सके। अगर वे प्लेन को गो अराउंड कराते हैं तो उन्हें नज़दीकी एयरपोर्ट जो कि कोयम्बतूर है उसकी तरफ डाइवर्ट करना होगा। इस समय प्लेन लगभग 1635 नॉटिकल माइल्स की गति से यात्रा कर रहा था। कैप्टन ने मैक्स मैनुअल ब्रेकिंग लागू की। स्पीड ब्रेक ऑटोमेटिकली रूप से खुल गए। फर्स्ट ऑफिसर ने कॉल आउट किया, लेकिन कैप्टन ने इन कॉल आउट का जवाब नहीं दिया।
10 सेकंड्स के बाद कैप्टन ने थ्रस्ट रिवर्सर्स को डिप्लॉय किया, लेकिन उसके प्रभाव पड़ने से पहले ही 2 सेकंड बाद ही इसे बंद कर दिया और उसी रिवर्सर्स को भी बंद कर दिया। और पायलट ने अपने पैरों को ब्रेक पेडल से उठा लिया, जिससे ब्रेकिंग प्रभाव कम हो गया, क्योंकि वे अब प्लेन की तेज स्पीड को देखते हुए प्लेन को रोकने के बावजूद गो अराउंड करने का सोचते हैं। लेकिन इंजन को वापस गो अराउंड के लिए चालू करने में बहुत देर हो चुकी थी। अब विमान समय पर रुक भी नहीं रहा था और ना ही गो अराउंड हो पा रहा था। कैप्टन ने एक बार फिर से थ्रस्ट रिवर्सर्स को चालू किया, लेकिन अब काफी देर हो चुका था। विमान पहले ही रनवे को पार कर गया था। अब इस समय प्लेन के रनवे के अंत में मौजूद रेसा में था और 85 नॉट्स की गति से रनवे से बाहर निकला गया। प्लेन ILS एंटेना और फेंस को तोड़ते हुए टेबल टॉप रनवे की चट्टान से 110 फीट नीचे गिर गया। दुर्भाग्यवश इस टक्कर के परिणाम स्वरूप 2 पायलटों सहित 21 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना का मेन कारण पायलट द्वारा एयर इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स का पालन न करना। कोझिकोड हवाई अड्डे पर रनवे लाइटिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए और रनवे के दोनों सिरों पर रेसा एरिया को बढ़ाने के लिए भी सिफारिशें की गईं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो यहाँ एयर इंडिया बोइंग 777 की एक और कहानी है, जिसके सभी नेविगेशन उपकरण काम करना बंद कर गए और बादलों में फंस गया। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।